चलो अपन एंडोस मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? while each membranous organelle have different structure and function, but many are considered together as endomembrane system due to their function are coordinated। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, एक तरीके से ये बता रहा है कि बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं हमारे पास। इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होते हैं ना हमारे पास, वो हमारे यूकेरियोट्स में, लेकिन उसमें बट जो बहुत बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होके काम करते हैं। मतलब एक का काम दूसरे के काम के साथ लिंक रहता है, इसलिए दे आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसलिए उनको एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ वो मान लिया जाता है। ठीक है, देखो अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बता रहा था मैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि वाइल मतलब बहुत सारे मेम्ब्रेनस वो होते हैं, ऑर्गेनली होते हैं, बट उसमें से कुछ जो होते हैं एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं काम करने के लिए। मतलब पहले कोई एक काम होगा, फिर दूसरा काम दूसरे ऑर्गेनली में होगा, फिर तीसरा काम तीसरे ऑर्गेनली में होगा। ऐसे ही हमारे पास काम चलते रहते हैं इसके। ठीक है, और सारे लिंक रहते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, इसलिए इन सबको मिला के एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाया गया है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं? 4 याद रखने हैं। ईआर होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है। देखो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। देखो होता क्या है, ईआर में हमारे पास जो भी बनता है वो गोल्जी बॉडी में जाता है। गोल्जी बॉडी इसको पैक करता है, लाइसोसोम बनाता है, फिर क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बनाता है। हाँ, गोल्जी बॉडी ही लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम हमारे पास अपना एक काम कर, देखो ईआर हमारे पास बनाता है प्रोटीन एंजाइम्स ये सब बनाता है, उसको गोल्जी बॉडी में पैक किया जाता है वेसाइक्लिक फॉर्म में। हाँ, जो एंजाइम्स हुआ वेसाइक्लिक फॉर्म में पैक हो गए, लाइसोसोम बना देंगे। लाइसोसोम्स होते हैं अगर कहीं पर कुछ क्या बोलते हैं, जैसे सेल में कुछ खराबी हो गई, सेल के अंदर खाना आया, उसको डाइजेस्ट किया, लाइसोसोम ने वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके एक्ट किया और उसको डाइजेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वैक्यूल बनता है। उसके अंदर जो हमारे पास जैसे खाना का वेस्ट बचा है, या फिर तुम्हारा जो सेल खराब था उसका जो वेस्ट बचा है वो वैक्यूल में आ जाता है, फिर वैक्यूल बाहर निकल जाता है, वैक्यूल से बाहर जो वो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल चारों एक ही साथ काम आते हैं, मतलब सबका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है, इसलिए इन सबको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। ऊपर बता दिया मैंने, अब इसी को अंदर घुस के देखते हैं क्या बोलते हैं। सबसे पहले बोल रखा है, देखो हमारे पास 3 स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब ऐसा यहाँ पर बन सकता है, जहाँ पर देखो बिकॉज दे रखा है, यहाँ पर सिंस दे रखा है, यहाँ पर हेंस दे रखा है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। द मेनीस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, वही पूछ रखा है। हमसे पूछ लेगा कि ये असम्पशन पूछेगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या बोलते हैं, मेनी ऑफ दिस कंसिडर्ड आर, मतलब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत सारे, मतलब इन चारों को दे देगा कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल आर कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम असर्शन में। रीज़न क्या होगा कि अगर हाँ उसमें असर्शन बदल के ऐसा कुछ दे सकता है कि ईआर की जगह ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, यहाँ पर पेरोक्सिसोम दे देगा वैक्यूल की जगह, तो वह असर्शन गलत हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये 4 हो गए। ये होते हैं हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद दे देगा रीज़न, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड टुगेदर, मतलब उनके जो फंक्शंस होते हैं एक साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, और सिंस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ द अच्छा, अब ये पूछ देगा कि हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हमारे पास दिया है क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, और क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम को क्यों कंसिडर नहीं किया जाता इसके अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। हम यही लिख देंगे, आर नॉट कंसिडर्ड, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट आर नॉट कंसिडर्ड अंडर किसके, नॉट कंसिडर्ड अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। बस सिंपल आंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या देखा, सिंस वाला दे रखा है, सिंस हो गया। अब इसमें हेंस पढ़ लो, हेंस ईआर डिवाइड इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अब हमसे पूछ लेगा आई लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल। अब इसमें पूछ लेगा कि इंट्रा लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल कंपोनेंट, इसमें कुछ नहीं है, मतलब यही है कि क्या बोल रहा है,
इसमें ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें क्या पूछे कि तुम्हारे पास जो ई आर है उसके पास इंट्रा और एक्स्ट्रा लुमिनल में बांटता है, इतना तो सब मतलब सभी करते हैं। मतलब इसमें ई आर में अलग से पॉइंट दे रखा है, एक्स्ट्रा लुमिनल इंट्रा लुमिनल, जो भी मेम्ब्रेनस होता है बाहर वाला और अंदर वाला पार्ट डिवाइड कर देता है, ये सबको पता ही है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, अब पढ़ ही देते हैं, अब ये इतना पढ़ लिया, अब ये ई आर बता दिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, ये एंडो क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। ठीक है, देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, ये चार होती हैं, ईआर गोल्जी लाइसोसोम वैक्यूल। अब क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रियम पायरोक्लोजोम नॉट कंसीडर बोलते हैं। ठीक है, आर ई आर, अब आर ई आर के फंक्शन देख लेते हैं, आर ई आर पे आ गए। अब्जॉर्ब्ड इन सेल, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। अब्जॉर्ब्ड इन सेल, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है इनका। ठीक है, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, प्रोटीन सिंथेसिस में हमने वहाँ पर ही पढ़ा था, क्या बोलते हैं, सेम यही जब हम न्यूक्लियोलस पढ़ रहे थे। न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास एक तो राइबोसोम बनता है, दूसरा अगर वो बहुत बड़े और प्रोमिनेंट है तो उसके अंदर हमारे पास ये भी बनता है, प्रोटीन से क्या बोलते हैं, प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है। तो मेन कहाँ बनता है, प्रोटीन बनता है हमारे पास आर ई आर में है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम होता है, राइबोसोम होगा तो प्रोटीन बनाएगा ही। ग्रैनुलर ई आर, ग्रैनुलर ई आर कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने और वेसिकल। मैंने तुम्हें बताया था सिस्टर्ने और उधर मैंने तीन चीज़ बताई थी तुम्हें, एक सिस्टर्ने बताया था, एक तुम्हें क्रिस्टे बताया था, और एक तुम्हें मिजोसोम बताया था। मिजोसोम बताया था कि प्रोकैरियोट के अंदर हमारे पास जो वो इनफोल्डिंग जाती है, और मैंने क्रिस्टा बताया था कि तुम्हारे पास ई आर के अंदर जो इनफोल्डिंग होती है उसमें बोला जाता है। ई आर के अंदर अगर इनफोल्डिंग क्रिस्टे बैक्टीरिया के अंदर इनफोल्डिंग होगी तो सिस्टर्ने, सॉरी, अगर वो मीजोसोम, बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम और सिस्टर्ने होता है, तुम्हारे पास एक तरीके का शेप होता है, जैसे फोल्डिंग को शेप बोला जाता है, इस तरीके का शेप है। ग्रैनुलर ई आर होता है कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने और वेसाइकल। सिस्टर्ने ऐसा ऐसा ये शेप दिख रहा है, ये वाला ऐसा शेप होता है। ठीक है, सिस्टर्ने और वेसाइकल हमारे पास गोला होता है, ऐसे शेप के हो सकते हैं हमारे पास ई आर। ठीक है, बियर राइबोसोम करते हैं उन सरफेस, आपको पता ही है, एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन सी आर कंटिन्यूस रहता है। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है, फिर आर ई आर आता है, फिर एस ई आर आता है। ठीक है, सिंथेसाइज प्रिकर्सर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन है तो एंजाइम बनाएगा। हम बायोमोलिक्यूल में क्या क्या पढ़ते हैं, वो प्रोटीन के अंदर तीन चार चीज़ें पढ़ते हैं। एक एंजाइम होता है, एक एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी भी प्रोटीन यूज होता है, एंजाइम भी प्रोटीन यूज होता है। और क्या होता है, क्या बोलते हैं, एंजाइम हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। और साथ हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं कि तुम्हारे पास एक एक्सेप्शन होता है, थर्मो एसिडोफाइल, मतलब इसे क्या बोलते हैं, डीएनए, मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, सिंथेसाइज प्रिकर्सर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल्ड विथ लाइसोजाइम, सिंथेसाइज प्रिकर्सर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फिल्ड विथ लाइसोजाइम, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जो कि लाइसोजाम होता है, जैसे लाइसोजाइम किसके अंदर फील्ड होता है, लाइसोजाइम किसमें होता है, लाइसोसोम के अंदर होता है। लाइसोसोम का प्रिकर्सर बनाता है ये, कि सारे जो भी एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम कौन सी होती है, प्रोटीन बना होती हैं, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। और कहाँ बनता है, ईआर के अंदर, राइबोसोम की हेल्प से बनता है। ठीक है, प्रोटीन फील्ड विथ लाइसोसोम। अब हमारे पास एक आता है रफ एंडोप्लाज्म निसल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व आर स्पेशलाइज्ड आर ई आर, मतलब निसल्स ग्रैन्यूल्स हमारे पास स्पेशलाइज्ड आर ई आर होती है, निसल्स ग्रैन्यूल। और उसके अंदर हमारे पास साइनेप्टिक नॉब होता है, मतलब डेंड्राइट हर जगह ये साइनेप्टिक नॉब होता है, वहाँ पर कौन सा होता है, सिनेप्टिक नॉब में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वेसाइकल की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर होता है क्या निसल्स ग्रैन्यूल हमारे पास डेंड्राइट में होता है, एक्सोन में होता है, हर जगह होता है। ये स्पेशलाइज आर ई आर होता है, ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एस सी आर। एस सी आर क्या करता है, एस सी आर हमारे पास क्या करता है, एस सी आर हैज़ ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल। ट्यूब्यूल हमारे पास एक ट्यूब्यूल जैसा होता है, वेसाइकल ऐसा होता है, बोला ही ट्यूब्यूल वेसाइकल। तो मैंने 3 स्टेप बता दी, सिस्टर ने, ट्यूब्यूल, वेसाइकल। ट्यूब्यूल मतलब एक डंडा था बस, और क्या। उसके बाद नो राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम नहीं होता। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, हमारे पास ऊपर प्रोटीन बनता है, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। देखो
तीनों चीज़ बना दी मैंने, बता दी। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बताता हूँ। हमने 3-4 ऑर्गेनली पढ़ी, उसके बारे में बताते हैं। देखो सबसे पहले ऑर्गेनली बताया, मतलब मैंने न्यूक्लियस से स्टार्ट किया था ना। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि उसके पास न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस वो हमारे पास क्या बनवाता है, वो हमारे पास प्रोटीन, क्या बोलते हैं, प्रोटीन बनवा सकता है। और क्या बनवा सकता है, प्रोटीन। और क्या प्रोटीन बनवा सकता है। मिसल्स क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हमारे पास प्रोटीन बनवा सकता है, राइबोसोम बनवा सकता है। दूसरा हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास नॉर्मली रेस्पिरेशन करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम होता है, तो वो भी अपना प्रोटीन बना सकता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है। और जब क्लोरोप्लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनवा सकता है। कार्बोहाइड्रेट क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम ही क्या है कि वो अपना, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, तो लाइट ट्रैप करेगा, उससे खाना बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट वही ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट, और हमारे में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये बताया हमने। क्लोरोप्लास्ट करता है, प्रोटीन भी करता है, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस वही है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। तो ठीक है, प्रोटीन क्या लिख दिया, प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ईआर में अगर हम आर की बात करें, फिर से ये प्रोटीन ही बना रहा है, तो हमने प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। अब हम एसईआर की बात कर लेते हैं। एसईआर हमारे पास लिपिड बना देता है। क्या बोलते हैं, एसईआर लिपिड बनाता है, और क्या बोलते हैं, मोस्टली सारे प्रोटीन बनाते हैं। और ये बोलते हैं आर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट बना देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। हमने वो पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक, मतलब जो प्लास्टिड होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, लोकोप्लास्ट हो गया। लोकोप्लास्ट हमारे पास तीनों को स्टोर कर सकता है। लोकोप्लास्ट के पास अगर ल्यूरोप्लास्ट हो तो प्रोटीन स्टोर करेगा, और उसके बाद अगर हमारे पास इरायोप्लास्ट हो फैट करेगा। और हमारे पास क्या बोलते हैं, इलायोप्लास्ट हो गया, ल्यूरोप्लास्ट हो गया, और कौन सा होगा तीसरा वाला, बुनिया में रुको, क्रोमोप्लास्ट तो हमारे पास वो होता है, इसमें एक चीज़ होती है ना, मैं शायद भूल गया बताने का कि उसके अंदर पेक्टेट्स की लेयर होती है, फिर वो क्या बोलते हैं, टूट जाते हैं। एक सेकेंड, उसमें तीसरा जो पार्ट होता है उसको अमाइलोप्लास्ट बोला जाता है। अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, अमाइलोप्लास्ट बोला जाता है, जो कि हमारे पास स्टार्च स्टोर करता है। राइट, स्टार्च स्टोर करता है। लेकिन अब क्या बोलते हैं, हमने एक उसमें क्लोरोप्लास्ट में एक चीज़ और पढ़नी होती है कि देखो, उसके अंदर अगर जंग होता है तो उसके अंदर ये जो स्टोरेज वाला पार्ट होता है एकदम टाइट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो पेक्टिनेज एंजाइम आता है, मतलब क्या, एक तरह कुछ होता है कि जब हमारे पास वो मेच्योर होने लग जाता है, तब वो लूज होने लग जाती है उसकी, और मतलब उसके अंदर वो डिसॉल्व होने लग जाता है। तो हमारे पास जो ओल्डर फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती है वो सॉफ्ट होने लग जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। वो हमारे पास, अब देखो जल्दी से, एसईआर हो गया हमारे पास, लिपिड स्टेरॉइड हमारे पास बनवाता है, स्टोर करता है, रिलीज करता है। अब देखो, एसईआर का एक और काम होता है कि वो कैल्शियम स्टोर करता है और रिलीज करता है। कहाँ पे, मसल में। हमने मसल में पढ़ा है, उसके अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उसमें मसल के अंदर हम ईआर की बात करें तो उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म की बात करें तो सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। मसल के अंदर साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। और उसको कैल्शियम रिलीज करवाता है। और हमें पता ही है ना कि उसमें ऐसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम देता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास स्मूथ है, रफ नहीं है, ठीक है। और हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स किससे करवाया जाता है, एसईआर द्वारा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, गोली बॉडी में देते हैं जल्दी से, गोली बॉडी। अब इसमें पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structure scattered throughout the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। क्या बोला है
कि प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म में रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। बस यहाँ पर बोल रखा। अब देखो इसका डेट इंपॉर्टेंट है 1898। मैंने 3 डेट बताई हैं अभी तक। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस की देखो, न्यूक्लियस की याद कर लो। न्यूक्लियस की तुम याद करो, रॉबर्ट ब्राउन। कितना था न्यूक्लियस सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1853 कुछ था, 1838 था कुछ। न्यूक्लियस था 1831, सॉरी 1831 था। उसके बाद तुम याद कर लो किसका, राइबोसोम का डेट बताया था। राइबोसोम बाद में आया था, 1958 में कुछ आया था। राइबोसोम का हमारा था जॉर्ज पोलार्ड द्वारा 1953 में। राइबोसोम का तुम याद कर लो, राइबोसोम जॉर्ज पोलार्ड 1953। तीसरा हम कर लेते हैं गोल्जी का, गोल्जी कामिले गोल्जी, ये सबको पता ही है। एटीन 98। कमीले गोल्जी हो गया, कमीले गोल्जी 1898। देखो 1831 है ये, 1831 सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, सबसे बड़ा था। उसके बाद हमारे पास ये गोल्जी याद कर लो, उससे छोटा है तो 1838। फिर लास्ट में सबसे बाद में राइबोसोम सबसे छोटा 1953। 1900 में याद कर लो लगभग 1898, 1831, 1953। ठीक है, हमारे पास गोल्जी पे आ गए। गोल्जी बॉडी पास डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस के पास डेंसली स्ट्रेंड कौन सा, डेंसली स्टेंट रेटिकुलर स्ट्रक्चर। ऊपर भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर था, लेकिन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। इसका पढ़ो, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। इसमें क्या लिख रखा है, ऑब्जर्व डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। बस एक छोटा सा डेंसली स्ट्रेंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ नेटवर्क या फिर रेटिकुलम। नेटवर्क और रेटिकुलम एक ही चीज है। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नेटवर्क या फिर रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, और पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर रहता है। ये न्यूक्लियस के पास रहता है, ये साइटोप्लाज्म के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। कि SCR दोनों की बात कर रहा है ये। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म में टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फैला हुआ है। साइटोप्लाज्म पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, और उसमें डेंसली स्ट्रेंड नहीं आ रहा है, तो हमारे पास होगा ER। और अगर उसमें डेंसली स्ट्रेंड आ रहा है और रेटिकुलर स्ट्रक्चर आ रहा है नियर न्यूक्लियस, उसको बोला जाएगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में जल्दी पढ़ लेते हैं। 1898 हो गया। कामिलो गोल्जी के द्वारा किया था। कंसिस्ट प्लेट डिस्क शेप सिस्टम ने इसमें भी सिस्टम ने बता दिया, मतलब सैक होता है, मतलब डिस्क शेप सैक्ड, मतलब ऐसे इनको बोला जाता है सिस्टम ने। पर जब बताया था मैंने ऐसे मतलब जुड़े रहते हैं, उसमें जोड़ के बता रखा है, इसमें ऐसे बोल रखा है, थोड़ा ऐसे जुड़ा हो उसको बोला जाता है। मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, हाँ मेन स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। जीरो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। अब देखो उसमें, अब तुमसे पूछ सकता है गोल्जी का साइज, ईयर का साइज दिया नहीं तो उसमें कुछ पूछेगा नहीं।
हमारे पास किस किस का साइज़ दिया है, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट का साइज़। अब देखो क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी में कौन बड़ा है देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी में, प्लास्टिड में कौन सा बड़ा है, साइज़ किसका बड़ा है, 20 से 40 नहीं, रुको, 5 से 10 माइक्रोमीटर जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, या 0.5 से 1 माइक्रोमीटर जा रहा है। देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा है। हमें डायमीटर उसमें दे रखा है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। मतलब गोल्जी बॉडी हो, अगर तुम्हारे पास अगर लेंथ वाइज बात कर रहे हो तो लेंथ वाइज तुम्हारे पास तो उसकी वो बड़ा है, लेकिन डायमीटर की बात कर रहे हो, डायमीटर उसमें 0.2 से 1 माइक्रोमीटर दे रखा है, इसमें 0.5 से 1 माइक्रोमीटर दे रखा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो मैंने क्या बताया, क्लोरोप्लास्ट का साइज, क्लोरोप्लास्ट का साइज सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा न्यूक्लियस, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा तुम गोल्जी ले लो। गोल्जी या तो बराबर होगा या फिर उससे छोटा ही रहेगा। मतलब गोल्जी तुम लगभग इसमें इसमें 0.5 दे रखा है, इसमें 0.2 दे रखा है, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। कैसे बताऊँ मैं, देखो इसमें लेंथ वाइज कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा बोल रखा है। एक सेकंड बताता हूँ। इसमें एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर हमें दे कर रखा है डायमीटर, ठीक है। लेंथ लंबा हो सकता है, राइट। मैं इसमें देख रहा हूँ, मैं इसमें क्या बता सकता हूँ कि इसमें 0.5 से स्टार्टिंग है और 1 से क्या बोलते हैं, हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको छोटा रखो, गोल्जी को बड़ा रखो, ठीक है। गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा बड़ा है, बस थोड़ा सा बड़ा है, बस ये याद रखना, क्योंकि उसमें हमारे पास वो क्या बोलते हैं 0.5 एवरेज ही शेप उसका साइज दे रखा है, डायमीटर उसका क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का 0.5 माइक्रोमीटर दे रखा है, लेकिन इसमें 0.5 से 1, 0.5 से स्टार्टिंग करके 1 है, तो ये ज़्यादा होगा। गोल्जी बॉडी तुम बड़ा रखो, किससे, माइटोकॉन्ड्रिया से, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा रखो। माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में जाओगे तो राइबोसोम आ जाएगा, ठीक है। नैनोमीटर चलेगा तो राइबोसोम सबसे छोटा, फिर उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ऊपर तुम्हारे पास गोल्जी बॉडी, उसके ऊपर तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट, उसके ऊपर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हमारे पास हो गया गोल्जी हैज टू, अब क्या बोलते हैं प्लांट सेल में सिंगल सिस्टर्न डिक्टोजोम, अगर सिंगल सिस्टर्न हो उसको डिक्टोजोम बोला जाता है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है। ये बस एक याद करने वाली चीज़ है, इस पूरा रेड नहीं करना यार, सब इम्पोर्टेंट है ये। और देखो ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर रहा हूँ रेड से। डिक्टोजोम हो गया जिसको हम बोला जाता है सिस्टर्न, अगर सिर्फ अकेला सिस्टर्न है उसको बोला जाता है डिक्टोजोम, जो कि प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में जो हमारे पास सिस्टर्न होता है अरेंज पैरेलल टू ईच अदर नियर न्यूक्लियस, मतलब ऐसे पैरेलली होते हैं, मैंने अभी बताया था, जैसे सिस्टर्न है ऐसे तो होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल जुड़े रहते हैं। मैंने यहाँ पर शेप भी बनाई थी यार, ठीक है, ऐसे 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 स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे शेप बना रखी है, ठीक है। एनिमल सेल सिस्टर्न ने अरेंज इन मतलब पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और एक न्यूक्लियस के पास होते हैं। गोल्जी हैज टू फेस, सिस्ट फेस और ट्रांस फेस। अब देखो इसका मैंने ट्रिक बना रखा है, सिस है तो कॉन्वेक्स आ रहा है, ट्रांस है तो कॉनकेव आ रहा है। कैसे, देखो सिस सी 2 सी आना चाहिए कभी भी, सी अगर कॉनकेव आ रहा है और इसमें ट्रांसपेस में कोई भी नहीं आ रहा है, एक भी सी नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 सी आ रहे हैं, सिस और कॉन्वेक्स, तो सिस इसका सी और सी कॉन्वेक्स का सी, 2 सी आ गए तो हमारे पास सी ऐसे आ रहा है, और एक ही में दोनों आ रहे हैं, कॉनकेव में 2 सी, कॉनकेव के अंदर 2 सी आ रहे हैं, तो हमारे पास वो ट्रांसपेस में जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रांसपेस में कोई भी सी नहीं है। और अगर हम सी स्पेस में जाएँ तो सी स्पेस में एक सी आ जाएगा, और तुम्हारे पास क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स में चल जाएंगे, क्योंकि उसके पास एक ही सी है। तो सी स्पेस कॉन्वेक्स होता है, ट्रांसपेस कॉनकेव होता है। ये तुम्हें याद रखनी है, मतलब तुम्हारा अभी तुम्हें लगे आप पढ़ रहे हो तो जब पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि याद हो गया, लेकिन जैसे एकदम से एग्जाम में जाता है ना तो याद नहीं आता, तो थोड़ी बहुत ट्रिक बना लेनी चाहिए कि मतलब याद आ जाना चाहिए कि कैसे भी, ठीक है। अभी देखो क्राई 1 AC, क्राई 2 AB और क्राई 2 AB,
ये तुमसे कोई पूछ देगा एकदम से, तुम्हें याद नहीं आ पाएगा कि कौन सा होता है, कि कॉटन वॉल्वम होता है, कि कौन बोरर होता है, किसका होता है ये, ठीक है। अब वो एकदम उसके लिए थोड़ी ट्रिक बतानी पड़ती है, मैं बनाऊँगा जब आप आगे बढ़ूँगा तो। कॉन्वेक्स दे रखा है, कॉन्केव दे रखा है, फॉर्मिंग फेज न्यूक्लियस, कॉन्केव मैच्योरिंग फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होता है। देखो सिस फेज हुआ, देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस क्या पास, ये हमारे पास हो गया गोल्जी बॉडी। हाँ तो ये हमारे पास कौन सा होता है, कॉन्वेक्स सिस, ये हो गया सिस फेज, ये हमारे पास हो गया ट्रांस फेज। ट्रांस हो गया, हमने क्या पढ़ा है, कॉनकेव, ये कॉनकेव हो गया, ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, मतलब यही तो होता है। हमने मतलब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हो तो यही तो बनाते हो, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर चला जाता है। और कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं, यहाँ पर पीछे इसको करते हैं, ये कॉन्केव मिरर होता है, यही बना रखा है कॉन्केव मिरर। हमारे कॉन्केव और कॉन्वेक्स, सिस फेज हो गया, ट्रांस फेज हो गया, ट्रांस में कॉन्केव और सिस में कॉन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यही हो गया हमारे पास कौन सा, सिस फेज हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम फॉर्मिंग फेज बोला जाता है। सिस में मतलब जो इससे निकलता है प्रोटीन एंजाइम, मतलब सॉरी ईआर से जो एंजाइम निकलता है या फिर प्रोटीन निकलता है वो जाके इसमें जाके जुड़ता है, सिस फेज में जाके जुड़ता है, सिस फेज में। यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पर ईआर इसके साथ ही चल रहा है, ईआर से जो भी सामान निकलता है, प्रोटीन निकलता है, वो इधर चले जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर आरईआर है और प्रोटीन है, उससे प्रोटीन से हमारे पास राइबोसोम बनता है, राइबोसोम में प्रोटीन है तो प्रोटीन बनता है, वहाँ पर राइबोसोम बनता है। फिर वहाँ जो न्यूक्लियस में हमारा प्रोटीन बना सकता है, आरईआर भी प्रोटीन बना सकता है, एसईआर हमारे पास लिपिड बना सकता है, ये जाके इधर जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे फॉर्मिंग फेज में है, जिसको सिस फेज में बोला जाता है, ठीक है, या फिर कॉन्वेक्स फेज बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर ट्रांसफेज में जाता है, ट्रांसफेज होता है कॉन्केव फेज, मैच्योरिंग फेज होता है इसका, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। हमारे पास सेल है, हमारे पास ये अगर न्यूक्लियस के पास है तो ये जो हमारा फेज है ये इसके पास है ना, सेल मेम्ब्रेन के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, बस वही लिख रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। यहाँ पर बायोमोलिक्यूल प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, यहाँ पर स्टार्ट होती है, यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। ये मोस्टली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर तुम्हारे पास डी, यहाँ पर ये पॉइंटेड, और यहाँ पर ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स याद कर दो, स्टोर, ये तो आपको याद रहते ही है कि उसके अंदर क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होती है, ये बात मैंने मार्क दिया है। चलो नो राइबोसोम, ये तो आपको यह पता है, ट्यूबुलर, इसके अंदर सिस्टर्न होता है। मैम ऐसे 3 याद रखे मैंने, सिस्टर्न वेसाइकल ट्रांस, और क्या कहते हैं ट्यूबुलर, तो 3 होते हैं, ट्यूबुलर, और इसके अंदर वेसाइकल हो गया, इसके अंदर सिस्टर्न है, और वो हो गया सिस्टर्न हो गया और वेसाइकल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये तो सबको पता ही है, एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेटेड होता है, ये भी सबको पता है, 4 वो पता है सबको। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनवाता है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है क्योंकि वो प्रोटीनेशियस होता है इसलिए बनाता है। चलो ये सब इसमें यही पॉइंट है, 1 2 3 4 5, और ये मैंने जो ये लिखा, साइज़ के बेसिस पे क्लासीफाई कर देता हूँ गोल्जी बॉडी को। तो पीछे भी और गोल्जी बॉडी के बारे में 1 सेकंड बता रहे हैं। देखो गोल्जी, सबसे पहले मैंने बताया था न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, न्यूक्लियस से छोटा कौन सा होगा, न्यूक्लियस से छोटा हमारे पास आएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से छोटा कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट से छोटा हमारे पास आएगा क्लोरोप्लास्ट से छोटा कौन आएगा, हमारे पास आएगा गोल्जी, और कोई नहीं है क्या, गोल्जी आएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, और कोई नहीं आ सकता क्या, माइटोकॉन्ड्रिया और कौन सा, और कोई है, राइबोसोम है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, फिर हमारे पास आएगा गोल्जी, फिर उससे छोटा आएगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उससे छोटा आएगा हमारे पास राइबोसोम, ठीक है। ये साइज के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। अब हम अगला पेज देखते हैं जल्दी से, 1 सेकेंड। अब देखो हमारे पास गोल्जी बॉडी प्रिंसिपली परफॉर्म फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड सीक्रेट ऑफ द सेल।
मतलब हमारे पास ये जो गोल्गी बॉडी होता है हमारे पास दो काम करता है, या तो वैक्यूल बनाएगा या फिर लाइसोसोम बनाएगा। मतलब कि लाइसोसोम के अंदर हमारे पास सारे एंजाइम होते हैं, वो पैक होकर हमारे पास इंट्रासेलुलर टारगेट पर जाएगा, या फिर वैक्यूल बनाएगा जिसकी बात मतलब दोनों ही मेम्ब्रेनस होती है। वैक्यूल बनाएगा मतलब वैक्यूल बनाएगा और उसको वैक्यूल को बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि वैक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता है ना, जो भी एक्स्ट्रा खाना होता है, जो वेस्ट होता है उसको निकालने के लिए। और इंट्रासेलुलर में जो एंजाइम्स होते हैं उसको पैक करके वहाँ पे जहाँ पे काम होता है एंजाइम्स का। तो प्रिंसिपली फंक्शन प्रिंस पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू इंट्रासेलुलर टारगेट पे, ठीक है, या फिर सीक्रेट आउट ऑफ द सेल, ठीक है, सीक्रेट आउट ऑफ द सेल वैक्यूल की तरह लाइसोसोम में, ठीक है। और अगला अगर हम देखें